हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 11 बच्चों। तो कैसा लग रहा है बच्चों? क्लास 11 में आप आ चुके हो और ये हम लोग की सीरीज है फॉर ग्रेड 11 के लिए बच्चों। बच्चों अब आप लोग एक नया लेवल पे आए हो और ये जो 10 से अब 11 पे आने का जो होता है, ये आप समझ लें, आप बहुत खुश हो लाइक 10 से 11 में आ गए, चलो बहुत बढ़िया है। बट मैं आपको बता दूं बच्चों, 10 से 11 आना एक खतरों से खेलने वाला साइंस लिए इट्स वेरी टफ फॉर यू। तो बी मेक प्रिपेयर योर माइंड। आप बच्चों देख रहे हो टेंथ, आपका देखो बच्चों टेंथ जो था बहुत इजी था। अब आप 11th में आए हो, 11th इज वे टफर। और बच्चों अब आपको ये आपका बिल्कुल जो है 11th और 12th अब आपका स्टार्ट हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर पाथ। यहां से आप जो भी करोगे इट्स रियली क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। हम लोग ये देखो, अब हम क्लास 11th में जो है हम लोग केएमएस कुछ सीरीज लेके आए हैं आपके लोग के लिए, जो आपको प्रिपेयर करेगी बिल्कुल अप टू द मार्क और आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लैरिफाई करेगी। आपको हर एक हम लोग टॉपिक वाइज वर्कशीट देंगे, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों आप लोग के कंसेप्ट डे बाई डे बिल्डअप करें। तो बच्चों ये अभी हम लोग केएमएस में वी हैव लाइक लॉन्च द वीडियो सेशन। हम लोग वीडियो लेक्चर सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आवर टीम इज अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। आपको सारे डाउट्स आपके हम लोग क्लियर करेंगे। एंड बच्चों अभी हम लोग के जो है यहाँ पे वीडियोस, हम लोग लेक्चर वाइज वीडियो आप लोग को देने वाले हैं, जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो। और उसमें उससे रिलेटेड सारी आपको वर्कशीट एंड मटेरियल नोट्स एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम हियर। तो बच्चों वेलकम टू द क्लास 11। और क्लास 11 का के लिए हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 में, जो है हमारा सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया तो समझो लाइव जीवाणु, मजा पीवाणु, है ना। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें बच्चों ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये समझ लो ये आपके साथ पूरे 2 साल तक आपके साथ रहेगा। ये चैप्टर आपको छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। इसके कंसेप्ट आपको यूज होते रहेंगे, काफ़ी आपको पल पल याद दिलाते रहेंगे इसके कंसेप्ट। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। आप लोग को केमिस्ट्री की पता है शुरुआत जनरली कहाँ से होती है? अगर आप केमिस्ट्री की शुरुआत देखो तो सबसे पहले वो शुरुआत होगी एटम्स, है ना। एटम्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? एटम्स क्या होता है बच्चों? एटम्स के बारे में देखोगे तो एटम्स क्या है? एटम आर द स्मॉलेस्ट, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which take part in a chemical reaction, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम क्या है बच्चों? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये पता है आपको? अभी तक हम एटम के बारे में ये देखो, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, ये हम लोग को पता है। बट एटम एक साथ साथ उस पूरे मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है ऐसा जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। एटम्स के बारे में अगर देखा जाए, एटम्स, है ना, डू नॉट लूज हिज आइडेंटिटी, डू नॉट लूज हिज आइडेंटिटी ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता ड्यूरिंग अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन चलती है तो एटम अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करता। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर C+O2 है तो वो CO2 भी बनाएगा यहाँ पे, मतलब कार्बन का कार्बन बनेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बनेगा। आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो बात तो आपने ऑब्वियस ही बताया। मैंने भैया ये ऑब्वियस बात नहीं है। अगर आप देखोगे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। अगर यहाँ पे यूरेनियम है तो यूरेनियम का यहाँ पे रेडॉन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी अलग एलिमेंट आएगा। तो ये रेडियो एक्टिव में वैलिड नहीं होता। ये आपका जो नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हो उसमें ये सब वैलिड है। C+O2 gives CO2। तो एटम डज नॉट लूज इट आइडेंटिटी ड्यूरिंग अ रिएक्शन। दूसरा आपका एटम्स डू नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। दो प्रॉपर्टी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एटम्स डू नॉट हैव इट्स इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। एटम का अपना कोई इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं होता, है ना। They either exist in molecular form
दे आइदर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म जैसे आपका H2 या ये सब, और इन लैटिस फॉर्म या किसी लैटिस फॉर्म में लिख लो बच्चों। एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता किसी रिएक्शन में, और एटम का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना, या तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या लैटिस फॉर्म में। ये एटम के बारे में बात होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एटम के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक पार्टिकल आप पढ़ते हो और बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो, वो पार्टिकल क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल बच्चों अगर आप देखोगे, मॉलिक्यूल भी बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर ऑल्सो। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, है ना, which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction and is formed by combination of atom, एटम के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। लिख लो। तो एटम था, मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर ये भी है ना, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल के आपको एग्जांपल पता है कौन कौन से होते हैं। डायटोमिक के एग्जांपल आप लोग को पता है क्या हो जाता है, ये 9th क्लास में पढ़ा है आपने, H2 Cl2 Br2, ये हो जाएगा आपका, ये डायटोमिक हो जाएगा। इसके बाद ट्राइएटोमिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, ट्राइएटोमिक इज O3। और आपका टेट्रा का क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टेट्राएटोमिक, टेट्राएटोमिक इज आपका P4 AS4 Sp4। और ऑक्टा का क्या हो जाएगा, S8, ये हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें ये सब से बनता है, ये हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं जो आपके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है हमारा एटॉमिक मास। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास देखो बच्चों क्या होता है, एटॉमिक मास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास बच्चों होता क्या है, एक एटम का मास, किसी एक एटम का मास एटॉमिक मास। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इन सब एलिमेंट्स का मास हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग जैसे मान लो हाइड्रोजन ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं और नाइट्रोजन ले रहे हैं। हमें इनका मास पता करना है, इन सब एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सब का मुझे मास पता करना है। अब इनका मास पता करने का क्या तरीका है, मैं कैसे मास पता करूं, हमने कैसे पता करा एक एटम का मास कितना होता है, कैसे पता करा हम लोगों ने बच्चों। जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कैसे करते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, मतलब तराजू पे मेजर करते हैं ना। तो सिमिलरली फिजिक्स वर्ल्ड में क्या होता है, फिजिक्स वर्ल्ड में आप एक ऐसे कुछ लेते हो, आपका ये आपका मान लो स्प्रिंग बैलेंस है, कुछ इस तरह से आप ले रहे हो, है ना, और ये आपका ठीक है। अब बच्चों जैसे मुझे मान लो मुझे इस बॉक्स का मास मेजर करना है, इफ यू वांट टू मेजर द मास ऑफ दिस बॉक्स, है ना, अगर मुझे इस बॉक्स का मास मेजर करना है, तो ये बॉक्स का मास अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे कोई स्टैंडर्ड एटम लेना, मतलब कुछ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो पहले के स्टैंडर्ड लिया जाता था, 100 साल पहले की अगर बात करा जाए तो एक है ना ऐसे सिलेंडर्स लिए जाते थे स्टैंडर्ड। ये सिलेंडर क्या थे, यूएस की लैब में रखे रहते थे या फिर और जगह कमर्शियल बड़ी बड़ी शॉप पे अवेलेबल रहते थे, और किसी ऑब्जेक्ट को मास मेजर करना होता था तो वो सीधे जाके इसके सिलेंडर के रिस्पेक्ट में मेजर कराते थे। जैसे मुझे इस बॉक्स का मास मेजर करना है, तो इस बॉक्स का मास कितना आ रहा है, लेटर से मास ऑफ 20 सिलेंडर्स, ये आपका 20 सिलेंडर्स के वेट के बराबर आ रहा है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं मास ऑफ दिस बॉक्स, मास ऑफ दिस बॉक्स इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, वो 20 टाइम्स है मास ऑफ
सिलेंडर की। अगर हम बात करें कि अगर एक बॉक्स का मास दैट इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सिलेंडर, है ना। तो अगर हम बात करें मास ऑफ हाथी, मतलब अगर इस मास ऑफ बॉक्स को अगर हम केजी में मेजर करें, हम अगर ऐसा मान लें कि एक बॉक्स का मास ऑफ वन सिलेंडर आपका कितने के बराबर है, 1 kg के बराबर। तो मास ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा आपका 20 kg। हमने यहाँ पे इसको यूनिट दे दी मास ऑफ वन सिलेंडर, तो यहाँ पे 20 kg हो जाएगा। अगर मैं बोलता कि मास ऑफ हाथी आपका 100 सिलेंडर के बराबर है, तो मास ऑफ हाथी कितना हो जाता, मास ऑफ हाथी अगर एक हाथी को ले लेता तो हाथी का मास कितना हो जाता आपका 100 kg हो जाता। तो हमें इसलिए कोई रिस्पेक्ट मानना पड़ेगा कि अगर बॉक्स हमने बोला कि एक बॉक्स का मास ऑफ 20 सिलेंडर है तो वो 20 kg हो गया। हाथी का मास ऑफ 100 सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 100 kg, जिसमें हमने एक सिलेंडर को आपका 1 kg बराबर माना है बच्चों। ये बात क्लियर है बच्चों, आपको ओके है, बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना। तो ये जो एटॉमिक मास है ये हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहे हैं विद दिट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी आपने देखा कि हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस में लेके किया, एक जैसे सिलेंडर का रेफरेंस लिया। तो अब हमें एक एटम को मेजर करना है, तो एटम का मास हमें लेना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड एटम के रिस्पेक्ट में। तो हमने स्टैंडर्ड एटम क्या लिया, देखो स्टैंडर्ड एटम क्या है हमारा, तो टेक स्टैंडर्ड एटम दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम। तो आपका ये एक स्टैंडर्ड एटम हमने ले लिया, मतलब स्टैंडर्ड एटम लिया 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल सकते हो। हमने एक C12 एटम लिया और उसकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना ली 1/12 ऑफ द C12 एटम। बच्चों एक बात आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड लिया गया। बेटा कार्बन को लेना जरूरी इसलिए था बच्चों क्योंकि कार्बन आपके हर जगह, आपके हर कण में, हर बहुत बंदे समझ लो सतयुग कलयुग से भी चला हुआ ऐसा एक एटम है, क्योंकि कार्बन से हम भी बने हुए हैं, पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो कार्बन तो आप समझ लो मोस्ट अबंडेंट मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, तो उसको तो रिस्पेक्ट मतलब स्टैंडर्ड लेना लाजमी था। क्योंकि आप एक ऐसी चीज से उसको 100 साल पहले किसी जब एलिमेंट का मास पता कर रहे थे तो वो आपको एक ऐसा रेफरेंस चाहिए था जो बहुत नोन हो, जिसको सब जानते हो। कार्बन को सभी जानते थे, है ना। तो हम लोगों ने इस स्टैंडर्ड एटम को लिया और सारे एलिमेंट्स का मास इसके रिस्पेक्ट में मेजर करना शुरू कर दिया। जैसे मान लो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपका हम लोग मेजर कर रहे हैं मास ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, है ना। अब मुझे ऐसे नाइट्रोजन का मास मेजर करना है मान लो, तो मुझे लगभग ऐसे 14 कार्बन एटम चाहिए होंगे, ऐसे 14 कार्बन एटम चाहिए होंगे। तो हम जो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या बोलेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन इज दैट इज इक्वल टू, लगभग हमने 14 एटम ऐसे ले लिए, तो मास ऑफ नाइट्रोजन इज आपका व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन वी से देन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन बच्चों क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 टाइम्स of 1/12 of the mass of 1 C12 atom। तो जो एक नाइट्रोजन एटम का मास है दैट इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ 14 टाइम्स ऑफ 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। अगर मेरे को सिमिलरली मास ऑफ सोडियम निकालना है that is equals to 23 times of 1/12 of the mass of 1 C12 atom। ये सोडियम का मास हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का मास इतना, सोडियम का मास इतना। अब बच्चों ये देख रहे हो, इसको बोलने में ही हमारी जवान लड़खड़ा जा रही है। एक नाइट्रोजन का मास 14 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम, सोडियम का 23 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। तो बच्चों इसको कैसे याद करें, मतलब इसको कैसे मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस तरह से ले लेते हैं, बहुत छोटी सी यूनिट 1/12 ऑफ मास ऑफ
1 C12 एटम दैट इज इक्वल टू 1 mu। हम ये मान लेते हैं, ये 1 mu के बराबर होता है बच्चों। तो आपका फिर नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? अभी हम इतना लंबा चौड़ा बोल रहे थे इसके बारे में, तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा बच्चों? देन मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू दैट इज इक्वल टू 14 mu। अब देखो कितना आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब एक एटम का मास आपका 14 mu। बच्चों ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, आप लोग हमेशा मिक्स कर देते हो एक एटम के मास में और मॉलिक्यूलर मास में बहुत फर्क है। एक एटम का मास हमेशा AMU में दिया जाता है। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ये आपका, या सोडियम एटम अभी हम बात करते हैं 16 AMU। अगर ऑक्सीजन का 16 आपको पता ही है जो मॉलिक्यूलर मास होता है, और नाइट्रोजन एटम का सोडियम एटम का कितना हो जाएगा आपका 23 AMU। ये अच्छो आपका सोडियम का मास, ये हमने एक एटम का मास अभी निकाला। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है बच्चों? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एटम का मास पता कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन का मास, सोडियम का मास, ऑक्सीजन का मास, इस तरह से हमने पता करा। अब देखो बच्चों यहाँ पे अभी हमें एटम्स का मास पता चल चुका है, ठीक है। हम लोग अब ये समझ चुके हैं कि हमने एटम के मास को किस तरह से मेजर किया। जैसे कि आपका ग्राम में जो भी हमने अभी निकाला, एक स्टैंडर्ड C12 एटम से मेजर करके हमने एक एटम का मास पता करा। तो अभी हमने एक मोटा मोटा ये चीज जान लिया कि जो 1 AMU है, तो 1 AMU है दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम। और हमें अगर एटॉमिक मास के बारे में लिखना हो, व्हाट इज एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास के बारे में लिखना हो तो वो क्या होता है वो देख लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? इट इज, है ना, इट इज द नंबर which tells us, है ना, how many times it is a number which tells us how many times an atom of element is heavier than 1/12 of the mass of 1 C12 atom. 1/12 is heavier than 1/12 of the mass of 1 C12 atom. तो ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन हो गई बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट देखना, एटॉमिक मास का एक नंबर है जो हमें बता रहा है कि एक एलिमेंट कितना हैवियर है 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास ही बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसको कार्बन के टर्म में मेजर कर रहे हैं, हम एक्चुअल मास नहीं निकाल रहे बच्चों। ये भी ध्यान रखना, ये कोई एक्चुअल मास नहीं आता है। नाइट्रोजन को 14 AMU बोले, वो एक्चुअल मास नहीं है। वो जो मास है वो ये बता रहा है कि वो कार्बन से कितना हैवियर है, मतलब एक कार्बन के एटम से कितना हैवियर है, हमें वो पता कर रहे हैं, वो बता रहा है ना। अब तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो उठ रहा होगा, तो सर ये बताओ एक्चुअल मास कितना है? हा? ये तो क्वेश्चन उठना लाजमी है ना, बिल्कुल, कि जब इतना मास है तो हम तो अभी तक बचपन से ये पढ़ते आ रहे थे कि इसका 14 AMU, ये इसका 16 AMU। अब आप कह रहे हो एक्चुअल मास नहीं है, तो एक्चुअल मास तो बताओ सर क्या है। तो एक्चुअल मास देखो बच्चों क्या है, फिर इधर देखो एक्चुअल मास पता करते हैं अपन लोग। डिटरमाइनिंग मास ऑफ कार्बन इन ग्राम। कार्बन का मास पता कर रहे हैं हम लोग ग्राम में। डिटरमाइनिंग मास ऑफ कार्बन इन ग्राम। तो हम इसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या यूज कर रहे हैं? डिवाइस जिसे बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used to measure the mass of smallest particle। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मास मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो
तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना बच्चों। इससे हमने एक मास ऑफ कार्बन एटम हमने ये पता करा, मास ऑफ कार्बन एटम इस पूरे से मास स्पेक्ट्रोमीटर से वो कितना निकल के आया 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का मास होता है, देख लो कितना छोटा है। तो आप क्या करते हो, ये इस पार्टिकल के मास के नंबर ऑफ टाइम्स बताते हो। आप ये अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे बोलोगे इतनी छोटी छोटी की वैल्यू 10 की पावर -23 ग्राम, तो आप उसको एक यूनिट दे देते हो, है ना। तो आपका अगर बात की जाए 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम कितना होगा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम आपका कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप समझदार हो, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दोगे, तो 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम बच्चों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ऑब्जर्व करोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पता करोगे। ये मास ऑफ कार्बन एटम हो गया, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी कि ये 1/12 मास 1 C12 एटम इतने के बराबर है ना। आप ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये 1 AMU जो है इसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और आपको एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये जो वैल्यू है इसके बराबर होती है पूरी। और ये तो बच्चों जानी पहचानी लग रही होगी वैल्यू, हाँ कोई याद आ रहा है इसको देख के, कुछ नाता है बचपन से, है ना। ये क्या है इसकी वैल्यू 1/Na, दैट इज व्हाट, एवोगाड्रो नंबर है ये, याद आ रहा है, बोलो, है ना। तो ये बंधन तो बिल्कुल प्यार का बंधन है और ये तो चलते ही रहेगा आपके साथ, ये एवोगाड्रो नंबर बिल्कुल 9 से लेकर अभी तक। क्लियर है बच्चों, यहां तक बच्चों आ रही है समझ में। तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर हो गया। अब बच्चों ये जो चीज निकली ना, ये बड़ी ब्रेक थ्रू है। अब आप इससे हम लोग मोलर मास का देखो बहुत हेल्प मिलेगा। तो हमने ये पता कर लिया कि भैया आपका 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होता है ना, ये इतने ग्राम के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मोलर मास क्या होता है, मोलर मास के बारे में जान रहे हैं, है ना। मोलर मास बच्चों क्या होता है, इट इज द मास ऑफ, ये मास होता है, इट इज द मास ऑफ, है ना, 1 मोल ऑफ एटम, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। ये 1 मोल ऑफ एटम का मास होता है ग्राम में। तो जो मोलर मास है दैट इज द मास ऑफ किसका, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम का मास है इन ग्राम में, है ना। तो 1 मोल जो होता है वो लगभग 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल के बराबर होता है ना। मतलब जैसे एक डजन होता है ना, आप देखते हो डजन कितने बराबर होता है, 12 के बराबर। इसी तरह 1 मोल आपके इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है ना। दैट इज इक्वल टू 6.022, मतलब ये पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, ये तीनों चीजें आपकी इसमें देखने को मिलती है। लिख लो। अब मोलर मास 1 मोल ऑफ एटम का मास है और जो 1 मोल होता है वो इतने के बराबर होता है ना। दैट इज इक्वल टू दैट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नाउ वी स्टार्ट कर, देखो अभी हमने समझ लिया था मोलर मास क्या होता है। मोलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। ये 1 मोल एटम्स का मास है जो कि हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं ना, 1 मोल। तो मोलर मास अभी हमने समझा, मोलर मास इज व्हाट, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मोलर मास हमने समझा, मोलर मास इज व्हाट, इट इज द मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम है ना, इन ग्राम। ये ग्राम में होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। ठीक है। अब जो मोलर मास आप निकालोगे, ये 1 मोल एटम का मास है, और मोलर मास आप कैसे लिखोगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम
है ना, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम आप कैसे लिखोगे, दैट इज द मास ऑफ 1 एटम इंटू 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 एटम आपका कितने बराबर हो जाएगा, दैट इज, अगर आप किसी भी एटम का मास निकाल रहे हो तो वो आपके एमयू में आता है ना, तो मास ऑफ 1 एटम इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, जैसे हम ऑक्सीजन एटम के लिए बात कर लेते हैं, लेट से ये आपका हो जाता है, लेट से इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर हमें मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है ना, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपका मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम वो आपका कितने बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 16 AMU, और 1 मोल ऑफ एटम आपका Na के बराबर लिख लोगे आप। 16 AMU को आप ऐसे लिख सकते हो 16/1/Na इंटू ये Na के बराबर हो जाएगा, इससे कट जाएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 16 ग्राम। तो बच्चों हमें क्या समझ में आया कि 1 मोल एटम का मास 16 ग्राम है ना। तो अभी आपने एक चीज और निकाली थी इसमें, वो क्या थी, आपका 1 मोल का मास कितना है, 16 ग्राम। अगर हम मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम देखते हैं, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम अगर हम वो देखते हैं, वो कितना आ रहा है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 AMU, है ना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट इज द मोलर मास, दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। बोलो बच्चों, एक ऑक्सीजन का मास, एटम का मास 16 AMU, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम निकालना है, वो कितना हो जाएगा, 14 AMU, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा, दैट इज 14 ग्राम। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक मोल, देखो वैल्यू सेम है बट यूनिट फर्क होगी। एक एटम का मास 14 AMU, एक मोल का मास 14 ग्राम। सिमिलरली एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम। तो ये एक ये बच्चे बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो मोलर मास बेसिकली एक मोलर एटम का मास होता है जिसे आप ग्राम में मेजर करते हो। तो मोलर में इज ऑल्सो नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को आप ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये मोलर मास इज ऑल्सो नोन एज, मोलर मास इज ऑल्सो नोन एज आपका ग्राम एटॉमिक मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लियर हो गया आप लोग को। एक एटम को आप 1 MU में मेजर करते हो और 1 मोल ऑफ एटम को आप ग्राम में मेजर करते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। हमने अभी एटॉमिक मास पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, ये सम होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ये एटॉमिक मासेस का सम, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। किसका? जितने भी एलिमेंट, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एटॉमिक मास के बराबर है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उस सब के मतलब एटॉमिक मास है। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो जैसे अभी हमें निकालना है, लेट से एग्जाम्पल हम लेते हैं H2। अगर हम H2 का बात करें तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, दैट इज कमिंग आउट टू बी 18 AMU। ठीक है बच्चों, आप लोग खुद से अब कैलकुलेट करो इसका कितना आ जाएगा H2SO4 का, आप खुद से सोचो, है ना। कैसे करोगे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 64, ये कितना हो जाएगा आपका 98 AMU। बोलो बच्चों, H2 इज 18 AMU, H2SO4 98 AMU, HNO3 ये कितना हो जाएगा 1 + 14 + 48, दैट इज इक्वल टू 63 AMU। ये 63 AMU के बराबर है। तो बच्चों हमें मॉलिक्यूलर मास मिला दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस के बराबर है ऑफ ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है किसी मॉलिक्यूल में उसके बराबर। तो H2 का मास 18 AMU, H2SO4 का मास 98 AMU, HNO3 का मास 63 AMU। तो आप सम कर लेते हो एलिमेंट्स का, वो आपको मॉलिक्यूलर मास देता है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली इसमें ये भी है, आप एक चीज देखो, है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो। जैसे आप H2 का बात करोगे, H2 का क्या कहते हैं आपका 18 AMU, या इसको हम 18U भी लिखते हैं, 18 AMU या 18U, है ना। वे U और AMU जो होता है इसकी वैल्यू अभी हमें पता करी थी, कितनी थी 1.66 × 10⁻24, है ना ग्राम। तो जो आपका U, वेयर इज U इज द यूनिफाइड, वेयर U इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, है ना, ये 18U के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 18 ग्राम, है ना। 18 ग्राम क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। H2O का एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU 18U और 1 मोल का मास वो 18 ग्राम के बराबर हो जाएगा। दैट इज क्लियर बच्चों, आपको आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन लोग, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, mass of one molecule of an atom is 6.626 into 10⁻⁻24 ग्राम। एक एटम का मास आपका इतना है, तो आपको बताना है कैलकुलेट इट्स मोलर मास, आपको उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स मोलर मास, यू नीड टू कैलकुलेट मोलर मास, है ना। तो बच्चों एक एटम का मास आपको इतना है और आपको मोलर मास निकालना है। अभी मोलर मास हम लोग तो ये तो पढ़ ही चुके हैं ना, मोलर मास क्या होता है, दैट इज द मास ऑफ वन मोल। तो मास ऑफ वन एटम कितना है आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल्स टू, ये एक मोल का मास होगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, एक एटम का इतना है, तो एक मोल का क्या हो जाएगा, आप इसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आप इसको क्या कर दिया आपने, एक एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये हो जाएगा 39.96 ग्राम, और विच इज इक्वलेंट टू आपका 3.
39.96 ग्राम, 39.96 इंटू 10 के पावर -1 ग्राम आ जाएगा। इसको 6.626 इसको मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10 के पावर -1 ग्राम, और ये वैल्यू हो जाएगी लगभग 3.996 ग्राम, और इसका 4 ग्राम भी लिख सकते हो, 4 ग्राम। तो ये बच्चों आप लोग का हो गया एक मोल का, मतलब ये क्वेश्चन हुआ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा था और आपको मोलर मास निकालना था। आपने कैसे कैलकुलेट किया, एक एटम का मास निकाला और उससे फिर आपने मोलर मास भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट देखो, राइट एन अबाउट द मोल। मोल क्या होता है, अब मोल की डेफिनेशन लिखते हैं। It is the number which has a mass, it is a number which has a mass equal to the है ना 1/12। it is the number which has a mass equal to the 12 gram of C12 एटम, है ना। विच एज अ वैल्यू लिखो बच्चों, मास इज नॉट अ गुड टर्म, यहाँ पे वैल्यू लिखो, विच एज अ वैल्यू, है ना, विच एज अ वैल्यू इक्वल टू द 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। बच्चों मोल क्या होता है, मोल आपका एक नंबर है। वो क्या नंबर है, वो एक नंबर इंडिकेट करता है एटम को, और वो एटम किसके बराबर होते हैं, जितने आपके 12 ग्राम ऑफ C12 में होंगे। मतलब C12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे वो आपका मोल के बराबर होता है। आपको अगर मोल की डेफिनेशन आ जाए तो सिंपल आपको ये नहीं लिखना है 6.022 × 10⁻23, आपको क्या लिखना है, दैट इज इक्वल टू द 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में आपके जितने एटम्स होंगे दैट इज इक्वल टू द मोल, है ना। ये एक मोल के बराबर होता है। बच्चों मोल को दिखाया कैसे जाता है, मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, मोल इक्वल्स टू आपका गिवन मास बाय मोलर मास। ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, और अभी भी लिख लो, गिवन मास इक्वल्स टू मोलर मास, एक ये फॉर्मूला होता है ना। जैसे मैं आपको इसमें पूछता हूँ, जैसे मोल का आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आपको 90 ग्राम ऑफ H2O के मोल्स निकालने हैं, 90 ग्राम ऑफ H2, यू नीड टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2। तो यहाँ पे अगर मोल्स निकालोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे गिवन मास इज 90, आपके मोलर मास कितना हो जाएगा H2O का 18, तो कितना मोल्स आ जाएगा आपके निकल के 5 मोल्स आ जाएगा, यू गेट द 5 मोल्स। नेक्स्ट हम लोग को बात कर रहे हैं आपका 4 ग्राम ऑफ CaCO3, इसमें आपके कितने मोल्स आ जाएंगे 4/100, दैट इज इक्वल टू 0.04। तो ये मोल्स कैलकुलेट करने का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, और गिवन मास आपका कितने बराबर है, ये आपका गिवन मास हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 90/18 और 4/100, ये गिवन मास के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट एक और भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मोल्स का एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के टर्म में, है ना। सेकेंड फॉर्मूला मोल्स का जो होता है, मोल्स इक्वल्स टू, है ना, गिवन वॉल्यूम एट STP, गिवन वॉल्यूम एट STP बाय आपका 22.4 लीटर, है ना। मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम एट STP मतलब आपका जो भी आप लोगे, क्योंकि देखो आपका जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो वेरी कर जाता है टेम्परेचर के साथ साथ, तो आपको STP कंडीशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द STP कंडीशन इज, STP होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपको इस कंडीशन में लेना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आपका टेम्परेचर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 273 केल्विन, और प्रेशर आपका 1 atm, प्रेशर 1 atm हो जाएगा। तो यहाँ पे मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो जैसे आपका इसमें क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप खुद फाइंड आउट करना, 11.2 लीटर
ऑफ CO2 गैस ये रखिए एट STP, इसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। कैसे निकालोगे इसके नंबर ऑफ मोल्स? आप क्या करोगे, N इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इज 11.2 और मोल इसका वॉल्यूम कितना रखा है, 22.4, तो कितना आ जाएगा आपका हाफ मोल, मतलब आपके यहाँ पे 0.5 मोल्स निकल के आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आप गैस के केस में लगाओगे, अगर गैस का आपको वॉल्यूम दे रखा होगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो बच्चों, मोल्स का थर्ड फॉर्मूला देखो, मोल्स इक्वल्स टू आपका गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। तो ये आपका एक और फॉर्मूला हो जाता है। तो अभी हमने मोल्स को तीन फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, गिवन मास बाय मोलर मास, सेकंड गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 और तीसरा गिवन मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मोलिक्यूल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, आपको ये दे रखी है वैल्यू ऑफ O2 गैस के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 3.011 इंटू 10 की पावर 22 बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये 2 ये 10, 1/2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 0.5/10, दैट इज 0.05। बच्चों आई होप आप लोग को ये पूरे अंडरस्टूड हो रहे होंगे तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर, मोल्स के क्वेश्चन। और बच्चों आज हम आपको इसमें ना वर्कशीट्स वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, आप उसको गो थ्रू करिए एंड यू रियली गेट दैट। आप लोगों को प्रैक्टिस अपने आप से भी खूब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आपको अगर मैं एक सलाह दूं, अगर आप जेई के लिए बिल्कुल सीरियस हो, यू हैव टू बाय एन अवस्थी बुक, दैट इज रियली गुड बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड जेई ऑल्सो। तो बच्चों कीप वॉच इट, थैंक यू।